Hello everyone, Namaskar. So last couple of days we've had a massive heat wave across the Indian subcontinent, so much so that 45-46 degrees के temperatures हो रहे हैं. And you might have seen this कि भाई ये एक ऐसा लिस्ट चल रही है यहाँ पे कि भाई टॉप 100 मोस्ट हॉटेस्ट सिटीज में 90 plus cities are from India. So much so that Akashvani has picked it up, India Today has picked it up. ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में हीट वेव नहीं है, बट आई फील दैट दिस इज इन एरर. विल टॉक अबाउट व्हाई दैट इज द केस. विल आल्सो टॉक अबाउट द रियल ज्योग्राफिकल रीजंस फॉर दिस. नाउ ज्योग्राफिकल रीजंस हमारे दो कैटेगरी में रहेंगे, एक ग्लोबल एंड एक लोकल, राइट? तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. नाउ सबसे पहली चीज तो ये, दिस इज अ सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर का क्या मतलब है कि भाई इस लिस्ट में आप देखोगे जब, तो भाई बंदा, औरैया, भिलई, इटावा, मतलब बहुत छोटे छोटे इंडियन शहर हैं जिनको यहां पे मेंशन किया गया है. एंड अगर टेक्निकली मैं देखूं तो इट्स नॉट लाइक कि भाई यहां पे टेम्परेचर हाई नहीं है. देयर इज मैसिव हाई टेम्परेचर ऑल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया. बट एट द सेम टाइम, अब अगर मैं ओमान में यहां पे जाऊं, 43 डिग्री यहां पे भी है. बट इस लिस्ट में देयर इज नॉट अ सिंगल सिटी फ्रॉम ओमान. मतलब अगर मैं सर्च भी कर लूं तो देयर इज नो सिटी फ्रॉम ओमान इन दिस ओवर हियर. तो व्हाट इज हैपनिंग इज अ सैम्पलिंग एरर. माने कि इन्होंने 1000 शहर इंडिया के गिन लिए और 100 शहर अक्रॉस द ग्लोब गिन लिए. तो उसमें नेचुरली, बिकॉज देयर इज अ हीट वेव इन इंडिया, देयर इज एन ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सिटीज इन द टॉप 100. नॉट बिकॉज इंडिया इज द हॉटेस्ट प्लेस, बट रादर बिकॉज मतलब दिस पर्टिकुलर वेबसाइट हैज अ लॉट मोर डेटा फ्रॉम इंडिया, राइट? फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे कि भाई ये एल नीनो के कारण हो रहा है, कि भाई मतलब climate change XYZ, and El Nino is going to come here, and because of El Nino we are facing this heat wave. Technically speaking, we are still in the La Nina phase. El Nino is not here yet. This is American Climate Prediction Center, National Weather Service का, आप यहाँ पे देखोगे फाइनल ला नीना एडवाइजरी. एनसो न्यूट्रल कंडीशंस हैं अभी. एनसो न्यूट्रल कंडीशंस आर प्रेजेंट एंड फेवर्ड थ्रू अप्रैल टू जून 2026. दैट्स अ 80% चांस. अब ला नीनिया, एल नीनो का इज लाइकली टू emerge. देयर इज अ 60% चांस that by June El Nino will emerge. It is not here yet and it will emerge. And please keep in mind कि ये 60% जो चांस होता है ना, it is a probability, meaning 40% चांस अभी ये भी है कि शायद ना भी हो. तो blaming El Nino for this heat wave is not the right thing to do. Which brings us to the discussion of कि भाई then actually हो क्या रहा है. तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही ध्यान रखनी है कि भाई ग्लोबल कॉजेस क्या है. देन विल टॉक अबाउट इंडिया स्पेसिफिक कॉजेस. ग्लोबल कॉजेस में, एज वी नो, क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थिंग. क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग अप अप्रोक्सीमेटली 1.4 डिग्रीज. हम ऑलरेडी राइज कर चुके हैं. जो पेरिस क्लाइमेट डील की अगर हमने बात करी थी, तो पेरिस क्लाइमेट डील का फर्स्ट टारगेट था, ट्राई एंड कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 1.5 डिग्रीज. 2 डिग्रीज का टारगेट था, बट बेस्ट केस सिनेरियो था कि भाई लेट्स कीप इट बिलो 1.5. वी आर ऑलरेडी अबाउट टू क्रॉस दैट. अब इसमें एक और चीज हो रही है कि भाई सी सरफेस टेम्परेचर्स अगर आप देखो, तो सी सरफेस टेम्परेचर्स हैव बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग अक्रॉस द ग्लोब. Now these are three highlighted years. This is 2024 in gray. ऑरेंज में है आपका 2025 एंड ये रेड में है आपका 2026. लास्ट कपल ऑफ दीज इयर्स, एज यू विल सी, मच हायर अबव द एवरेज. ये है 1980 टू 2000 का एवरेज, और ये है 2000 से 2020 का एवरेज. तो स्लोली बट श्योरली सरफेस टेम्परेचर्स आर राइजिंग. व्हाट डज दैट मीन? कि एवरी समर वी स्टार्ट एट अ हायर बेस लाइन. पिछले साल से इस साल ज्यादा गर्मी होगी, एंड दैट नेचुरली ओवर टाइम विल मीन कि भाई इन द नेक्स्ट 25 to 30 years we will have some of the hottest years on record. That is going to be a case. Now at the same time, there is another bigger problem with this over here, in that पोलर एम्पलीफिकेशन या आर्कटिक एम्पलीफिकेशन जिस चीज को बोलते हैं, दैट वंस इट स्टार्ट्स, मीनिंग वंस टेम्परेचर राइज स्टार्ट्स, इट विल गेट फास्टर. क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर आपका 1 डिग्री राइज कर रहा है, तो आर्कटिक में टेम्परेचर कैन राइज एज मच एज 2 to 4 times. व्हाई इज दैट द केस? फॉर द सिंपल रीजन कि भाई ये 1980 में ये व्हाइट एरिया जो है, दिस वाज ऑल ऑफ योर आइस कैप. And 2020 में this is the extent of ice cap that remains. Now होता क्या है? Ice has an albedo high,
Albedo का मतलब ice reflects sunlight. Ice does not absorb heat. On the other hand, ocean is dark, right? And as dark, it absorbs a lot of heat. जिसकी वजह से once the ice does not cover the Arctic anymore, धीरे धीरे हमारा heat absorbed by the oceans will start rising. And जैसे जैसे आइस और कम होगी, the heat will start being absorbed much more. अब ग्लोबल ओशनिक सर्कुलेशन ऐसी होती है कि यहां पे जो हीट अभी अब्सॉर्ब हो रही है, इट विल नॉट इंपैक्ट अस इमीडिएटली. अगले साल इसकी वजह से कोई आपको एल नीनो ला नीनिया नहीं आएगा, क्योंकि यहां जो हीट ट्रांसफर होगी दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड डीप विद इन द ओशन. इट विल टेक मे बी अ डेकेड, 2 decades फॉर दैट हीट टू ट्रांसफर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, राइट? नाउ एट द सेम टाइम ग्लोबल वार्मिंग में ये सब चल रहा है. एक और चीज हमको यहां ध्यान रखनी है कि भाई इनके कारण there are a lot of other weather phenomenon, like for example the western disturbances, right? Western disturbances क्या हैं? Western disturbances are upper tropospheric clouds. अगर मैं एटमॉस्फेयर को एक लेयर केक की तरह बनाऊं, right? Definitely there are a lot of layers in the atmosphere, but even let's say हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की, right? Troposphere, for those of you that know, is the lowest layer of the atmosphere, roughly about 10 kilometer in height. Even in this there are multiple layers. तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, they are somewhere in the middle over here, right? यहां पे ऊपर क्या करते हैं, यहां पे जाती है हमारी जेट स्ट्रीम्स. जेट स्ट्रीम्स आर एट अबाउट 10 किलोमीटर का हाइट, जस्ट 10 किलोमीटर हियर. ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये हमारी 3 to 5 किलोमीटर की हाइट पे जाती है. ये लोअर लेयर है हमारी अबाउट 1 to 2 किलोमीटर, जहां पे मोस्ट वेदर फिनोमिनॉन जो आपके मेरी जिंदगी में इंपैक्ट करते हैं यहां हो रहे होते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज कि ये वाली जो लेयर है, दिस विल इंपैक्ट दिस लेयर एंड दिस लेयर विल इंपैक्ट दिस लेयर. तो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी एंड इंपैक्ट विल नेचुरली बी म्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल लेयर्स. बट प्लीज कीप इन माइंड कि अगर जेट स्ट्रीम चेंज होती है तो उसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में इशू आएगा. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इशू आएगा तो भाई ग्राउंड लेवल पे बारिश कम ज्यादा होगी. एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वेदर चेंजेस, पैटर्न चेंजेस, कि भाई आर्कटिक में आइस कैप मेल्ट हो रही है, तो उससे हो क्या रहा है कि भाई आर्कटिक में लो प्रेशर एरिया थोड़ा क्रिएट हो रहा है. आर्कटिक में अभी थोड़ी ज्यादा गर्मी हो रही है, जिसके कारण जेट स्ट्रीम ऊपर जा रही है, जिसके कारण इफेक्टिवली हुआ क्या है कि भाई 43% डिक्लाइन in the incidence of western disturbances. कि आज से 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 40 भी नहीं, 45 years ago if we talk about, so तब जितनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती थी, टू नाउ 40%, 45% का रिडक्शन वहां पे हो चुका है. नाउ another important thing that we have to keep in mind over here is that while all of these things are happening, and you will have read multiple places पे that India is one of the most climate threatened nations, कि भाई क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिया पे होगा. बट पिछले 100 साल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज अ ग्लोबल वार्मिंग होल. व्हाट डज दैट मीन? कि भाई इंडिया में अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स हैव रिजन बाय 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इंडिया में दे हैव रिजन ओनली बाय 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस. अक्रॉस द ग्लोब हीट बढ़ रही है, बट इंडिया में नहीं बढ़ रही है. एंड देयर इज नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाई दिस इज द केस. One of the reasons for this is very, very interesting. We'll cover that towards the end of the video because that is a more local phenomenon. But this is something that's happening. कि भाई इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे, लैंड मास पे heating is not happening as much as across the globe. But at the same time, what is happening is कि भाई इंडियन ओशन में there is much higher than average heating. The most recent climatic scenarios identify with high certainty that the Indian Ocean is experiencing one of the fastest surface warming among the world's oceans. कि भाई एक जगह ओशन जो है हमारा वो ज्यादा गर्म हो रहा है, एंड जो लैंड मास है वो उतना जल्दी गर्म नहीं हो रहा है. तो इससे होता क्या है कि लेट्स से दिस इज लैंड, दिस इज ओशन. अब लैंड भी गर्म हुआ है, ओशन भी गर्म हुआ है, बट लैंड इतना सा गर्म हुआ है, ओशन इतना गर्म हो गया है. तो इसकी वजह से क्या है, जो पहले डिफरेंस था अब वो डिफरेंस कम रह गया है. मीनिंग द डिफरेंस
in temperature between land and sea is now reducing. अब इससे हीट वेव का क्या लेना देना, अभी के लिए कोई लेना देना नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द फ्यूचर कि भाई ये जिस डिफरेंस इन टेम्परेचर हमारा गिरता जा रहा है, इसके कारण आगे चलते हुए मॉनसून्स विल गेट वीकेंड, नॉट बिकॉज ऑफ एल नीनो, नॉट बिकॉज ऑफ ला नीनिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि भाई इंडियन लैंड मास इज नॉट हीटिंग अप एज मच एज इंडियन ओशन इज, क्योंकि इंडियन लैंड मास बहुत ज्यादा हीट होता था, ओशन उतना नहीं होता था, जिसकी वजह से मॉनसून विंड्स आती थी। बट अगर ये डिफरेंस ही अब इतना नहीं रहेगा तो देन लेस मॉनसून विंड्स होंगी तो ड्राउट ज्यादा आएंगे तो मोर एंड मोर हीट वेव्स आर गोना कम इन द फ्यूचर बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। सो दिस इज अ फ्यूचर सिनेरियो, इट इज ऑलरेडी प्रीटी ग्रिम, बट नाउ लेट्स कम बैक टू कि भाई अब एक्चुअली हो क्या रहा है। इस साल का जो हमारा वेदर फेनोमेनन है, where we are experiencing 45 degrees 46 degrees this sort of a heat wave, ये वापस अपना ये लेयर केक वाली चीज चल रही है। लेयर केक में क्या हो रहा है, there is the top layer which is our jet streams, right, there is the middle layer and then there is the surface। तो हुआ क्या है कि जेट स्ट्रीम में थोड़ा इशू आया है। जेट स्ट्रीम के इशू के कारण क्या हुआ है कि भाई इस लेयर में जो मिडिल लेयर है हमारी, there is a high pressure dome that is being created. I'll show you what is happening. Alright, so for this we'll go to our favorite website, and what we will do now is we'll go to a height of 250 hectopascals. 250 hectopascals is approximately the height of 10 to 11 kilometers, जहां पे हमारी जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं। Right, and we'll put this to now. तो यहां पे आप देखोगे क्या हो रहा है, that there is a jet stream which is flowing from here, but राइट अबव इंडिया एक ऐसा इसका टर्न चल रहा है। तो ये जो टर्न्स हैं वेयर दिस सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट इज हैपनिंग, दीज आर व्हाट आर नोन एज रॉसबी वेव्स। राइट, रॉसबी वेव्स क्या करती हैं, दीज आर ग्लोबल फिनोमेनॉन जहां पे both in the atmosphere as well as in the oceans there are these massive waves that are going। जैसे अटलांटिक में we have the Gulf Stream, राइट, इट्स अ वार्म ओशन करंट, वो ऐसे अंडरनीथ यहां पे घूम के बिकम्स अ कोल्ड ओशन करंट, एंड ये पूरा एक अटलांटिक ओवरटर्निंग करंट बन जाता है। राइट, तो सिमिलरली इन द एटमॉस्फेयर एट द लेवल्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स देयर आर मल्टीपल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ वेव्स। अब ये वेव के साथ होता क्या है, दैट whenever these waves turn in this manner, right, if they turn towards the south, तो यहां पे बीच में एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि अगर एक वेव ऐसे मूव कर रही है तो इसके बीच में मोस्ट लाइकली द सर्कुलेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ऑन द अदर हैंड अगर ये ऐसा सा एक सर्कुलेशन बनता है तो इसके बीच में इट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी व्हाट, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारा क्या बनता है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। राइट, तो ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस इंडिया पे यू विल सी दैट क्योंकि ये अब ओमेगा शेप में बन रहा है, तो क्या हो रहा है कि भाई यहां पे एक ओमेगा शेप में आपका मूवमेंट बन रहा है। तो ये ओमेगा शेप ऑफ मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, दैट कमिंग बैक टू आवर लेयर केक, तीन लेयर्स हम देखते हैं, ग्राउंड लेयर, मिडिल लेयर, दिस इज जेट स्ट्रीम, दिस इज मिडिल, दिस इज ग्राउंड। राइट, तो जेट स्ट्रीम की वजह से क्या हो रहा है, जेट स्ट्रीम इज मूविंग इन दिस मैनर। प्लीज कीप इन माइंड ये फ्लैट है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया बीइंग क्रिएटेड अंडरनीथ दिस हाई प्रेशर। अब ग्राउंड जो है हमारा बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है, ग्राउंड इज वेरी हीटेड, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, air will rise up, right, this is the most basic weather phenomenon that we have seen कि भाई whenever we have a heating on the ground level हवा ऊपर उठती है। अगर ऊपर जाने की जगह हो तो you might get convection rainfall, correct, कि भाई air rises up, air cools down and then you get rain। but now there is a problem कि अभी यहां पे बन गया है एक डोम। डोम क्यों बन गया है ये, कि भाई ऊपर जाने के लिए अपने को जगह नहीं है एंड इधर उधर खिसकने के लिए अपने को ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इफेक्टिवली व्हाट इज हैपनिंग कि हमारी जो हीट है इट इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग ट्रैप्ड अप इन दिस एरिया। नाउ सिंस इट इज गेटिंग ट्रैप्ड अप, इट इज नॉट एबल टू कूल डाउन,
क्योंकि ऊपर से जो हाई प्रेशर बन रहा है बिकॉज ऑफ द रॉसबी वेव, उससे इफेक्टिवली एक हीट डोम हमारा बन गया है, हीट ट्रैप हो गई है, हाई प्रेशर एरिया क्योंकि ये है, तो इट इज कॉजिंग विंड्स टू एग्जिस्ट। विंड्स की वजह से क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग क्लियर स्काईज। क्लियर स्काईज की वजह से क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग इवन मोर डायरेक्ट सनलाइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉजिंग द करंट हीट वेव इन इंडिया, दैट देयर इज अ हीट डोम दैट हैज फॉर्म्ड ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे हमारा जो जेट स्ट्रीम है वो टेढ़ी हो गई है। जेट स्ट्रीम क्यों टेढ़ी हो गई है? बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स ओवर द नॉर्थ अटलांटिक। तो ये ग्लोबल वेदर फिनोमिनॉन ही है हमारा, जो कि कहीं ना कहीं यहां पे जो अफ्रीकन जेट स्ट्रीम यहां से सीधी इंडिया में आती थी। फॉर कॉन्ट्रास्ट आई विल शो यू समथिंग कि राइट नाउ वी सॉ दिस ओमेगा पैटर्न, राइट? तो वी विल सी द सेम थिंग अप्रैल 28 या 27 कर लो इन 2025, राइट? वी चेंज दैट। अब वो ओमेगा पैटर्न क्या है, थोड़ा पीछे हट गया, इसको 2024 कर लेते हैं, डायरेक्टली गोइंग ओवर हियर। तो जब ये डायरेक्ट ऐसे जा रही है तो यू विल बी गेटिंग सम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट यहां पे अभी ओमेगा बन रहा है तो भाई यहां पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो एनीवेयर दैट यू आर सीइंग कि भाई ये जो रॉसबी वेव्स की वजह से लोकली अगर हीट डोम बन रहा है, देयर यू विल बी हैविंग अ हीट हीट वेव। इंडिया में इस पॉइंट पे नहीं बन रहा था, रादर अगर देखा जाए तो यहां पे एंटी वाला बन रहा था, माने कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो दिस विल बी बेटर, दिस विल बी गुड फॉर इंडिया। 2024 में वी माइट हैव हैड स्लाइटली मोर रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई एक ये ग्लोबल फिनोमेनॉन की वजह से राइट नाउ वी आर सीइंग हीट वेव्स इन इंडिया। नाउ कमिंग टू सम लोकलाइज्ड कॉजेस कि भाई दिस इज ऑब्वियसली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल वेदर इवेंट्स, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ये हो गया कि भाई अटलांटिक में नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम हुआ है, वेदर क्लाइमेटिक फिनोमिनन का प्रॉब्लम हुआ है, फ्रंट कोलाइड कर गया है, कुछ हो गया है जिसके कारण अब आपका यहां पे हीट वेव हो रहा है। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज हैपेंड, एंड दिस इज नॉट कि भाई सिर्फ इंडिया में ये हुआ है। आई थिंक कपल ऑफ इयर्स अगो वी सॉ सम मैसिव फ्लडिंग इन पाकिस्तान, आई थिंक 2021 या 2 में। तो इवन देन अ वेरी सिमिलर फिनोमिनन हैड हैपेंड। 2010 में रशिया में वी हैड सीन मैसिव फॉरेस्ट फायर्स, एंड इवन देन सिमिलर रॉसबी वेव्स की वजह से हाई प्रेशर एरिया बन गया था, हीट डोम बन गया था, एंड उस कारण से वो चीजें हुई थी। तो दिस इज नॉट कि भाई इंडिया ने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से हो रहा है, इट इज मोर अ जियोग्राफिकल फिनोमिनॉन। स्टिल लोकलाइज्ड कॉजेज यहां पे क्या है कि भाई अब जब ये हीट वेव हो जाती है, इफ यू कंबाइन इट विद अ हीट आइलैंड, व्हाट इज अ हीट आइलैंड? अ हीट आइलैंड इज अ सिंपल आइडिया कि अगर मैं लेट आफ्टरनून का टेम्परेचर देखूं तो इन रूरल एरियाज इट विल बी मच लोअर देन ओवर सिटीज। क्यों है ऐसा? बिकॉज दीज आर कॉन्क्रीट जंगल्स, देर आर नो ट्रीज, देर इज नो ग्रीन कवर। तो होता क्या है इसकी वजह से कि भाई आपका लैंड हीटअप हो जाता है। नाउ लैंड हीटअप होना इतना कोई खराब बात नहीं है अगर लैंड में मॉइस्चर हो, राइट? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि भाई अगर लैंड में मॉइस्चर है तो इंस्टेड ऑफ द लैंड जस्ट गेटिंग हीटेड अप, you will have some evaporation, some transpiration, which will temper the atmosphere. But if there is no moisture, which has been the case lately, कि भाई हमारे जो monsoons रहे हैं that have been below average, ground water has been extracted more than it has been replenished, तो उस वजह से moisture content is very low, and due to this low moisture content, what we are seeing is कि भाई यहां पे massive spike हो जाता है। तो दिस इज अ पॉलिसी प्रॉब्लम दैट एक्चुअली वी नीड टू एड्रेस, जो कि कायदे से मतलब दिस इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम बिकॉज अर्बन डिजाइन, अर्बन प्लानिंग में पेड़ नहीं है। पर्टिकुलरली अगर दिल्ली एनसीआर की बात करो तो देयर इज अ वेरी स्मॉल एरिया ओवर देयर, लुटियंस दिल्ली अगर आप गए हो कभी तो देन इट्स अ वेरी ग्रीन एरिया, एंड वहां पे आप जाओगे तो यू विल नोटिस अ टेम्परेचर डिफरेंस क्लियरली। 1-2 डिग्री आपका वो एरिया ठंडा होगा बाकी दिल्ली से। आप और बाहर आ जाते हो, गुड़गांव जैसे इलाके में आ जाते हो जहां पे मतलब पेड़ों को तो नाश कर दिया है, so then it will be much hotter. तो this is a localized problem कि भाई अगर आपके एरिया में इस तरीके का हीट आइलैंड बन रहा है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हीट वेव है दैट विल गेट इवन वर्स। सिमिलरली अगर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब नाउ दिस इज ऑब्वियसली नॉट हैपनिंग इन द सिटीज, बट अगर you live in an area where deforestation is constantly happening, so then that heat wave will start impacting you also soon enough. So this is where I want your inputs ki bhai there are 3 things that we need to take take into consideration. One is obviously
द पॉलिसी फॉर अर्बन प्लानिंग। अब गिवन दैट हीट वेव हो गई है एंड गिवन दैट एवरीबडी इज गोइंग टू बी, मतलब whoever can afford it they will be inside, एसी चला के बैठे हैं, आई एम शूटिंग दिस इन एसी, क्योंकि भाई बाहर जाना इज लाइक वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट। तो इन सच अ केस जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है दैट इज अंडर मैसिव लोड। तो भाई वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि भाई अब बिजली सिर्फ और सिर्फ होम कंजम्पशन के लिए नहीं चाहिए, आपको 50 और चीज के लिए चाहिए। तो देन मैसिव स्ट्रेन ऑन दिस, क्योंकि और चीजें हो रही हैं, कैसे हैं, क्या करें। थर्ड थिंग इज कि भाई अब इस सब के चलते हुए जो एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट होगा, क्योंकि एक तो मॉनसून इज गोइंग टू रिड्यूस, क्योंकि हमारा जो इंडियन ओशन का हमने देखा था कि भाई टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इज फॉलिंग, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ रेन कमिंग इन द लॉन्ग रन विल बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम देयर। बट एट द सेम टाइम इस साल की हीट वेव की वजह से भी एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट होगा। नाउ एड टू दैट जो ईरान क्राइसिस चल रहा था, जिसकी वजह से भी वहां से नेचुरल गैस एंड ऑयल आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, is also going to impact agriculture. So what do you think can be done in these three areas in order to improve this going forward? क्योंकि देखो यहां पे कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बट कुछ चीजें हैं जो आप चाहोगे कि आपकी गवर्नमेंट करे। आप क्या कर सकते हो? नंबर वन, मोस्ट सिंपली गो एंड प्लांट अ ट्री। प्लांट अ ट्री सिर्फ उतना ही नहीं, नाउ गो एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट योर एमपी एंड एमएलए कि उनके जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स होते हैं उनसे वो पेड़ प्लांटेशन ड्राइव लगवाएं। आपके शहर को ग्रीन बनाना है तो देन you can do those things also, because you have given a vote and therefore they have that responsibility to be answerable to you also. Now this is personal level पे, but then again आप MP MLA तक जाओगे, उनको लोकल एरिया के लिए पुश करोगे एंड देन उनको भी बोलोगे कि भाई अपने वो जो लुटियंस या फिर पंचकुला जैसे एरियाज जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, जहां पे उनको पता नहीं चलता शायद कि भाई कितनी गर्मी हो रही है, वहां से बाहर निकले तो शायद उनको भी पता चलेगा कि भाई दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स अटेंशन। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, कि भाई शुरू में मैंने बोला था कि इंडिया में एक ग्लोबल वार्मिंग का होल है। तो देयर हैव बीन सम इंटरेस्टिंग स्टडीज ऑन दिस व्हिच से दैट वन ऑफ द रीजंस पोटेंशियली फॉर व्हाई देयर वाज अ होल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओवर इंडिया, जो कि हमने यहां पे देखा था, आई विल शो यू अगेन, दैट इंडिया हैज नॉट हीटेड अप एज मच एज द रेस्ट। तो वन ऑफ द रीजंस दैट हैज बीन कंसिडर्ड फॉर दिस इज द फैक्ट दैट इंडिया हैड अ लॉट ऑफ स्मॉग, राइट, कि इंडिया में बहुत ज्यादा स्मॉग था, तो उस कारण से सनलाइट वाज नॉट डायरेक्टली रीचिंग द ग्राउंड। बट सिंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ BS6, particularly in the last 5 to 6 years, COVID के बाद से with cleaner fuels coming up, smog is reducing, and the scientific consensus seems to be going in the direction कि our results reveal that under clear sky conditions, माने कि smog नहीं है, anthropogenic emissions over South Asia lead to nearly 1.4 watt per meter square heating at the top of the atmosphere during the March to May period. Meaning anthropogenic emissions का मतलब greenhouse gases. During the March to May, a complete phase out of today's fossil fuel combustion to zero emission renewables would result in rapid aerosol demasking while greenhouse gases linger on. माने कि अगर हम फॉसिल फ्यूल से हटके कंप्लीटली ईवीज पे या ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे चले जाते हैं, India's temperature might suddenly start rising much more and we might catch up with the rest of the world. So there you have it. It's a very, very, difficult future that we're looking forward to. But at the same time, that is something that if you're preparing for civil services exam, you are going to get to solve. So that's it for this video. All the best on your UPSC journey.